दोस्तों आज की इस क्लास में सीटेट पेपर 2 के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। सीटेट एग्जाम में सीडीपी से 30 प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के इस क्लास में कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। या दोस्तों ओरिजिनल पेपर है जो सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, ओरिजिनल पेपर यहाँ पर लिया गया है। आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिए। बहुत से प्रश्न दोस्तों सीडीपी के ऐसे होते हैं जो लगभग हर बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। किस अभिविन्यास प्रारूप को किस अवस्था पर दर्शाता है आपको यह बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। कानून एवं व्यवस्था, पश्च परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान परंपरागत। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आदान प्रदान परंपरागत। यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहती है कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था, तो यह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नूर का यह कथन आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। तो यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन है जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिताएं। क्या हो जाएगा? जेंडर रूढ़िवादिताएं। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, या यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ठीक है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है, तो यह कदम जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। अगला प्रश्न है, वाइगोट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाण या ढांचा, अंतः व्यक्तिनिष्ठता। देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाण या ढांचा। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे पाण या ढांचा निर्माण कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार
परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह लगभग 11 से 15 वर्ष, याद रखिएगा 11 से 15 वर्ष की आयु तक चलती है और इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित कर लेता है। के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसके अनुसार? लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की, अल्बर्ट बेंडूरा। देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोट्स्की। यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोट्स्की। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। वाइगोट्स्की का मानना है दोस्तों कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों से ही संज्ञानात्मक कौशल का विकास होता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। क्योंकि दोस्तों पियाजे का मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए उनके समक्ष ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिसमें वे स्वयं खोज के द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करें। तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? ऑप्शन है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की मुख्य विशेषता यह होती है कि वह पैटर्न खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों तथा अप्रेरणा को विकसित करते हैं, मूल्यों तथा अप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समाजीकरण, समावेशन, मुख्यधारा से जुड़ना, विभेदीकरण। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समाजीकरण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे समाजीकरण कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते
हैं। यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना या निर्माण किया जाता है। और प्रगतिशील कक्षा में दोस्तों शिक्षक की भूमिका मात्र एक सुविधा प्रदाता या सुलभकर्ता की होती है और वह ऐसे अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय होकर के अधिगम अनुभव प्राप्त करता है। और याद रखिएगा, प्रगतिशील कक्षा में बच्चों के पूर्व अनुभव को महत्वपूर्ण माना जाता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, या विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए, या विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, तो इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि संबंधित विद्यार्थी में अपने वर्ग विशेष के प्रति पूर्वाग्रह को दूर किया जा सके या पूर्वाग्रह दूर हो सके और उनमें आत्मविश्वास की भावना विकसित हो सके। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। इसी विश्वास के साथ वह वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है, ताकि बच्चे अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? एक स्वलीन विद्यार्थी के सूचक हैं, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के सूचक हैं, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के सूचक हैं, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के सूचक हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा
अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थी के सूचक हैं। अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थी के सूचक हैं। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल या पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का अनुभव करता है, तो इसका मतलब है कि वह अधिगम आसक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम आसक्तता दोस्तों एक प्रकार की विसंगति है जो बच्चे के सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। ऑप्शन है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना चाहिए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। तो यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। अपसारी चिंतन पर बल दे करके, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियां का सामना करने से हतोत्साहित करके। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। ठीक है, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों के मूल विचारों को महत्व देते हुए अनेक परिप्रेक्ष्यों में चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि सृजनात्मक विद्यार्थी समस्याओं पर नवीन और मौलिक विचार प्रस्तुत करते हैं। उनमें अन्वेषणात्मक तथा जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति जैसे कि दूरदृष्टि, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, विचारों तथा अभिव्यक्ति में मौलिकता जैसे गुण होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं पेपर 2 के अंतर्गत सीडीपी में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। बच्चों को पढ़ने के लिए अप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक मुख्य उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। ऑप्शन है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए
ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए ज्ञान को दोहराने या रटने पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षण को प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। शिक्षक को कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर उसका उपचार करना चाहिए। अर्थात यदि अरुचि का कारण शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है तो उसमें सुधार करना चाहिए, और यदि विद्यार्थी से संबंधित है तो विद्यार्थी और अभिभावक से बात करके उचित निर्देशन एवं परामर्श देना चाहिए। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना। राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? एक दूसरे से स्वतंत्र, एक दिशीय। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक दिशीय। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, द्विदिशीय। दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विदिशीय। दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। संज्ञान एवं संवेग के बीच द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया का संबंध होता है। यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन 1, 2, 3, 4। इसमें चारों अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी की अभिरुचि भी अधिगम को प्रभावित करती है, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य भी, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां भी, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ भी। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, संबंध। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए दोस्तों, वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, ऐसी स्थिति में अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति के विकास की संभावना होती है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना की अवस्था है। बाल्यावस्था में दोस्तों समाजीकरण की गति तीव्र हो जाती है। बालक जो है ये समाज के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, जिसके कारण उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक एजेंसियां हैं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। देखिए दोस्तों, बालक जन्म के बाद परिवार के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों के संपर्क में आता है और उनके क्रियाकलापों तथा व्यवहार के तौर तरीकों से उनके विविध स्वरूपों जैसे कि क्रोध करना, चिल्लाना, हंसना, हाथ पैर आदि हिलाने की अनुक्रियाओं का अनुकरण करता है। तो परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं सीडीपी विषय के अंतर्गत। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है और यह क्लास आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।